Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. चलिए स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग. देखिए मैंने पहले से पीरियोडिक टेबल आपके सामने बना के रखा हुआ है थोड़ा सा, ताकि मैं आपको रिवाइज करवा सकूं. आप लोगों को पता है कि प्रेजेंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. As you all know by now, this long form of the periodic table is also known as the modern periodic table, and it was constructed by Henry Moseley in 1913. And this new form of the periodic table is based upon the modern periodic law. And as per the modern periodic law, if the elements are arranged in order of increasing, पहले तो modern periodic law की definition समझ लीजिए. Modern periodic law simply ये कहती है कि the physical and the chemical properties of all the elements are the periodic function of their atomic number, and hence Moseley said that if we arrange all the elements in order of increasing atomic number, then the elements with similar property will reoccur after certain regular intervals, and this reoccurrence is known as periodicity. आपको ये भी पता चल चुका है, अब तक हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं कि this whole periodic table has been categorized into 4 different blocks. ये पूरा periodic table 4 different blocks में डिवाइड करा गया है, which are named as the S block, P block, D block, and F block. And this categorization is on the basis of the fact कि while we write the electronic configuration of a particular element, then we have to see कि in which subshell the last electron is entering. ठीक है, depending on the subshell in which the last electron enters, we place that particular element in a given block. For example, S block हम already discuss कर चुके हैं. S block elements are those elements in which the last electron enters the S subshell of the valence shell. And you all know कि S block में दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ये वाला जो पूरा रीजन होता है ना, ये S block होता है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस कर चुके हैं. आपको याद होगा एस ब्लॉक सारे मेटल्स होते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. बेरिलियम इज एन एक्सेप्शन, बेरिलियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. इसके अलावा एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट, दे कैन बी कट विद द नाइफ एंड दे एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +1 और +2. फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको पी ब्लॉक भी करवा दिया था. पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप सब लोगों को याद रखने हैं. पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल इंक्लूड 37 एलिमेंट्स टिल डेट. आज की डेट में पूरे पी ब्लॉक में जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट है ना, वो टोटल 37 एलिमेंट्स हैं. एंड दोस 37 एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ठीक है, आपको हर ग्रुप के ये एलिमेंट्स याद रखनी है. इसमें से सबसे नीचे वाले जो एलिमेंट्स है ना, हर ग्रुप का जो आखिरी एलिमेंट है वो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स. हो सकता है कुछ बुक्स में आपको वो मिले ही ना, ठीक है, तो ये सारे न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, बट एटलीस्ट हेलियम वाली लाइन तक आपको याद रखना है. शुरू के 5 एलिमेंट तो आपको डेफिनेटली याद रखना है. ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी डेफिनेशन बिल्कुल एस ब्लॉक जैसी ही होती है. All those elements in which the last electron enters the p subshell of the valence shell are called p block elements. And p block के बारे में मैंने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा. पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई थी कि मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स. देखिए पी ब्लॉक में ऑल्दो आपको वेरिएशन बहुत मिलेगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपको उसके अंदर नॉन मेटल्स मिलेंगे. और क्योंकि वो नॉन मेटल होते हैं, सो दैट्स व्हाई पी ब्लॉक की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी कि दे कैन फॉर्म बोथ आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड. तीसरी कैरेक्टरिस्टिक में मैंने लिखवाया था कि मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं. Electronegativity is the tendency of an element to attract the shared pair of electron toward itself. ठीक है, फिर मैंने एक प्रॉपर्टी आपको ये भी बताई थी कि most of the p block element exhibit variable oxidation state. ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास में ही एक्सप्लेन करी थी आपको. जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल मैंने आपको दिया था. ऑक्सीजन इज अ p block element. ऑक्सीजन आपको पता है कि ऑक्साइड्स 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, मोनो ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स. मोनो ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बताइए? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोनोऑक्साइड्स में क्या होती है? -2 एंड पेरोक्साइड्स में -1 एंड सुपर ऑक्साइड्स में -1/2. और इसके अलावा मैंने एक प्रॉपर्टी आपको ये भी करवाई थी कि द कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर जनरली द कलरलेस लिक्विड्स और कलरलेस गैसेस. जनरली इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं आप देखेंगे वो या तो कलरलेस गैसेस होते हैं या कलरलेस लिक्विड्स. After that we started discussing the D block. मैंने D block में कितना करवा दिया था आपको? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई थी? No, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी थी ना आज? Yes, sir. ठीक है, बट मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी थी. आपको याद होगा उस दिन हमने आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी. आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, और जब आप आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखिए वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आयरन में क्या आती है?
इफ यू रिमेंबर वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन आयरन में आती है 4s2 3d6। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में यू नो कि 4 इज द वैलेंशियल, जो सबसे बड़ा क्वांटम नंबर दिखता है ना, दैट इज द वैलेंशियल। तो वैलेंशियल तो इसमें 4 है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 के डी में नहीं जा रहा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 के डी में जा रहा है, यानी कि वैलेंस में नहीं जा रहा, पेनल्टीमेट में जा रहा है। पेनल्टीमेट इज द सेकंड लास्ट शेल। सो डी ब्लॉक की डेफिनेशन याद रखिएगा, ऑल दोस एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सब शेल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल आर कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सब लोगों से एक बार फिर पूछ रहा हूं, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। सब बताइए क्या डी ब्लॉक की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। No, sir. No, sir. इसके अलावा मैंने आपको डी ब्लॉक में ये डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था, आपको बताया था कि पूरे डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक याद रखिएगा पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ब्लॉक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट आपको डी ब्लॉक में ही मिलेंगे, 40 एलिमेंट्स टिल डेट, एंड दोस 40 एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ 10 एलिमेंट्स ईच। 4 सीरीज होती है, हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट होते हैं, एंड दीस सीरीज आर सिंपली नेम्ड एज द 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D। आपको 3D सीरीज तो याद होनी ही चाहिए। आपको वैसे तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे 3D सीरीज तो याद करनी ही है आपको। 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इसे 3D सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो डी 3 के डी में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, 3D1, 3D2, 3D3 से लेके 3D10 तक। इसी तरह से ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है और ये 6D सीरीज है। ठीक है, बिसाइड्स दिस ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी याद रखिएगा। ग्रुप अगर देखें तो 10 ग्रुप्स होते हैं डी ब्लॉक में, दो ग्रुप्स आर ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, और हर ग्रुप में 4-4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और क्या करवाया था मैंने आपको? कैरेक्टरिस्टिक से पहले और कुछ बताया था? बस यहीं तक करवाया था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई थी क्या डी ब्लॉक की? Yes, sir. ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने आपको 3D सीरीज पूरी ड्रॉ करके दिखाई होगी यहाँ पे। तो एक बार मैं फिर से 3D सीरीज वर्टिकली बनाता हूँ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। उन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आज हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझनी होगी, तो वैसे भी मेरे को दोबारा लिखनी पड़ेगी। ये पी ब्लॉक में मिटा देता हूँ, ये तो हम रिवाइज कर चुके हैं। इतना पोर्शन में रब कर देता हूँ। अब देखिए 3D सीरीज एक बार फिर देखिए। 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। एटॉमिक नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इनके, आप लोगों ने लिख लिए होंगे पिछली बार। 21, 22, 23 से लेके 30 तक का एटॉमिक नंबर इनमें वेरी होता है। और कॉन्फ़िगरेशन अगर स्कैंडियम की देखेंगे तो 4s2 3d1, और फिर यही पैटर्न चलता रहता है, 4s2 3d2, देन 4s2 3d3, ये हो जाता है 4s1 3d5, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। Then 4s2 3d5, this becomes 4s2 3d6, then 4s2 3d7, कोबाल्ट और निकल हो जाएगा 4s2 3d8, this is 4s1 3d10, and this is 4s2 3d10. तो बेस्ड अपॉन दैट आप लोगों को मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई थी। देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम n की टर्म्स में लिखते हैं। n क्या होता है? n रिप्रेजेंट्स द वैलेंशियल। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जब आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो n जो यूज करते हो ना, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सिग्निफाई करता है, वैलेंशियल को सिग्निफाई करता है। अब इस केस में अगर 4 इज द वैलेंशियल, तो आप देख रहे हो 4 के डी में नहीं जा रहा, 4 से अंदर वाली जो सब शेल है ना उसके डी में जा रहा है, 4 से अंदर वाली शेल में। यानी कि इफ n इज द वैलेंशियल तो n-1 के डी में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं। So that's why the general electronic configuration जो हम लोगों ने लिखी थी, general configuration of D block, वो होती है ns1 या 2, n-1d 1 to 10। So एक बार मुझे ये भी बता दीजिए, क्या सब लोगों को ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्लियर है? Yes, sir. Yes. चलिए, तो देखिए यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अब टुडे वी विल कंटिन्यू विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, ऑल्दो वो 11th क्लास में हो सकता है आपके स्कूल में पढ़ाई भी ना जाए, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्या आप में से किसी को ये मालूम है
कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एक और नेम यूज होता है. दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली आल्सो नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या सुना है कभी किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नाम आपने सुना है, तो कैन यू टेल मी द रीजन कि व्हाई दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बोलिए. सर उसमें मेटल्स होते हैं, मोस्टली मेटल्स होते हैं, और फिर वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते, वेरिएबल होता है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट. नहीं, ये रीजन नहीं होता. और कोई कुछ बताएगा? Why these D block elements are also called the अच्छा ये बताओ, छोड़ो उस बात को, छोड़ो कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं. आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन एज एन इंग्लिश वर्ड. अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखोगे तो ट्रांजिशन वर्ड का क्या मतलब होता है, बताओ. ट्राई करो एटलीस्ट. ट्रांजिशन वर्ड का क्या मतलब लगता है आपको? सर चेंज. ट्रांजिशन का मतलब होता है इंटरमीडिएट स्टेज. जब कोई एक चीज से, जैसे कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते वक्त बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है. उस इंटरमीडिएट को हम ट्रांजिशन बोलते हैं. ट्रांजिशन फेज, एक चेंजिंग फेज, एक पासिंग फेज, बीच की स्टेज इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन स्टेज. तो एक्चुअल मीनिंग तो मैं आपको 12th में बताऊंगा. देखो एक्चुअली में तो आपको 12th में डिटेल में समझाया जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में बता दूं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं. बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन फेज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक. डी ब्लॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है. ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है डी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक. तो हम ये बोलते हैं कि एस ब्लॉक से जब हम पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, जो बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, बीच की जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बीच वाले एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं. So because the D block element act as an intermediate bridge, a connecting bridge between the S block and the P block, so that's why D block element को transition elements भी कहा जाता है. लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, वो 12th में समझाऊंगा मैं. अभी आप सिंपली ये याद रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज लाइज इंटरमीडिएट टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. उनके एक कॉर्नर पे एस ब्लॉक, एक कॉर्नर पे पी ब्लॉक लाई कर रहे हैं, वो बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं. So that's why we call them a transition element. तो ये भी लिख लो आप, नेक्स्ट लाइन में लिख लो. The D block elements are also called the transition elements. The D block elements are also known as the transition elements. Are also known as the transition elements. D block elements are also known as the transition elements. Since their properties lies intermediate to S block and P block elements. Lies intermediate to S block and the P block elements. ठीक है, अब एक हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे. यहाँ पे मैं बड़ी डिफरेंट टाइप की, एक यूनिक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगा. डी ब्लॉक बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करते हैं जो आपको जनरली एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में देखने को नहीं. ठीक है, सो पहली कैरेक्टरिस्टिक शुरू की. एक दो कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल है, उसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी. पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखिए सब लोग. ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स. ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स. ये 40 के 40 डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल्स होते हैं. ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स. अनुभव, आपका कोई क्वेश्चन? सर मुझे ये पूछना था, जैसे सर हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 4s1 3d5 से, इसका रीजन ये लिख सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिंगल सिंगल फिल होना ज्यादा बिहेवियर उनका पसंद होता है. सिंगल फिल होना ज्यादा पसंद होता है. जैसे हमने सर पहले सीखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जिसमें हमने KLMN ऐसे शेल्स बनाई थी, बॉक्स बनाते थे, हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते थे. तो सर जैसे हम 4s1 3d5 बनाएंगे तो हर बॉक्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. देखो, आपने अभी बोला कि पहले सीखा था. पहले कब?
सर मतलब इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में। हाँ, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, ये डी सबशेल होती है, ये 4s2 है और ये 1 2 3 4, ये 3d4 है। ठीक है, आपको ये ऐसा कुछ नहीं बताना अनुभव कि सिंगल सिंगल फिल होना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि डी में 5 सबशेल्स होते हैं और अगर पांचों आधे आधे भर जाएंगे, पांचों ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न आ जाएगा, एक सिमेट्री आ जाएगी। अभी आप देखो 4 ऑर्बिटल देखने में एक जैसे दिख रहे हैं और एक अलग है, बिल्कुल वो खाली है। ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी आ सकती है अगर इन चारों की तरह इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए, एक सिमेट्री आ जाए। ठीक है, एंड सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस आर ऑलवेज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे सिमेट्रिकल बनाने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे आ जाता है और अब देखिए ये पांचों एक जैसे हो जाते हैं, सिमेट्री आ जाती है। तो इसके रीजंस और भी होते हैं, जैसे हो सकता है आपने एक्सचेंज एनर्जी करके एक नाम सुना हो, देयर इज अ रीजन कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रीजन है, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी आपको मैंने सिंपल रीजन बताया कि क्रोमियम में 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में इसलिए चला जाता है ताकि 3d सबशेल हाफ फिल्ड हो जाए, और हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल बिकॉज़ दे आर मोर सिमेट्रिकल। ये रीजन होता है। यस सर। ठीक है अनुभव? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आप सब लोगों ने पहली कैरेक्टरिस्टिक लिख ली कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत सिंपल है, all d block elements always form ionic compounds. All d block elements always form ionic compounds. D block elements always form ionic compounds. This is also simple. तीसरी कैरेक्टरिस्टिक भी ऑलमोस्ट सिंपल है, वो आपको समझ में आ जाएगी। Most of the d block elements exhibit variable oxidation states. Most of the d block elements exhibit variable oxidation states. Most of the d block elements exhibit variable oxidation states. देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, हम 2 बार रिवाइज भी कर चुके हैं। सब लोग बताइए राइट नाउ, किसी को भी ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउट है तो अभी बताओ मुझे। किसी को डाउट है ऑक्सीडेशन स्टेट की मीनिंग में? परिणीत, आप मुझे बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? परिणीत वर्मा, हाँ बताइए। Sir, the charge developed of an element where the electrons are lost or gained or to share. परिणीत, आप बताते वक्त कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, एक्चुअली मैं बाहर थी इसलिए। कोई बात नहीं, देखो ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। आपको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत सिंपल तरीके से समझाया था कि जब भी कोई एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उसके पास ये 3 ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, या गेन करता है, या शेयर करता है। और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज, गेन या शेयर करेगा तो उस पर एक चार्ज आ जाएगा। दैट चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और समटाइम्स इट कैन इवन बी 0। ठीक है, तो oxidation state is the charge developed over an element when some of its electrons are either lost, gained or shared during chemical bonding. अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर कोई मेटल है, मेटल्स जनरली गेन नहीं करते, मेटल लूज करते हैं, ठीक है ना, लूज करके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर कोई मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा, और अगर कोई मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +2 आ जाएगा, 3 लूज करता है तो +3 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको अभी अभी ये लिखवाया कि द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट भी एबिलिटी होती है कि वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड्स में वो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर अलग अलग चार्ज डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपने आयरन के बारे में सुना होगा, आयरन फेरस भी होता है और फेरिक भी होता है। ठीक है, फेरस होता है Fe2+, Fe2+ तब बना होगा जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे,
और फेरिक होता है Fe3+। तो आयरन दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है, कहीं वो +2 बन जाता है, कभी वो +3 बन जाता है। इसको हम बोल रहे हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वो वेरिएबिलिटी एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, ऐसे आपने कॉपर के बारे में सुना होगा, क्यूप्रस भी होता है, क्यूप्रिक भी होता है। ठीक है, क्यूप्रस इज Cu+ एंड क्यूप्रिक इज Cu2+। हमेशा याद रखना, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा और कंफ्यूज भी हो जाते होंगे। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, छोटी वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसमें लगता है अस, और जो बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें लगता है एक। छोटे वाले में अस, बड़ी वाली में एक। तो दिस इज फेरस एंड दिस इज फेरिक। फेरस फेरिक, दिस इज क्यूप्रस क्यूप्रिक। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस लगता है, बड़ी वाली में एक लगता है। ऐसी मर्क्यूरी की भी दो होती है, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। और ये तो मैंने आपको वो एग्जांपल दिए जो आप लोगों ने पहले सुन रखे हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके बारे में आपको मालूम ही नहीं होगा, जैसे मैंगनीज। मैंगनीज के बारे में यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि मैंगनीज +2, +3, +4, +5, +6, +7 इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैंगनीज। +2 भी शो करता है, किसी कंपाउंड में +3 हो जाएगा, कभी +4 हो जाएगा, कभी +5 हो जाएगा, कभी 6, कभी 7। ऐसे ये बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग चार्ज डेवलप कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखिएगा कि द डी ब्लॉक एलिमेंट हैज दिस एबिलिटी टू एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बताइए, क्लियर है आपको ये प्रॉपर्टी या कोई डाउट? बोलो जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव ऑन करते हैं। अब आगे की कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज होंगी। आप में से कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, all d block elements all d block elements all d block elements all d block elements के आगे ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखो except Zn, Cd, Hg and Cn। Zn, Cd, Hg and Cn, zinc, cadmium, mercury and copernicium, bracket close, are paramagnetic in nature, paramagnetic in nature, paramagnetic in nature। that is उसी के आगे लिखो that is अब देखिए that is के आगे लिखने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं। इससे पहले कि मैं आपको आगे की लाइन लिखवाऊं, यू शुड अंडरस्टैंड समथिंग। आप सब लोग बताओ, क्या आप में से वो लोग हैंड रेज करिएगा जिन्हें ये मालूम है, क्या आप में से किसी ने पैरामैग्नेटिक ये पहले पढ़ा है, इसका मीनिंग मालूम है किसी को? आप में से किसी को भी पैरामैग्नेटिक वर्ड का मतलब मालूम है? एनीबॉडी? ओके, अर्णव, एनीबॉडी एल्स? एक हैंड रेज हुआ है। ओके, रोहित आप बताइए, क्या मतलब मालूम है आपको पैरामैग्नेटिक का? सर, जब कोई एलिमेंट किसी भी मैग्नेट के फोर्स से बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होता है। माधव, सही बताया रोहित ने? Yes, sir. अखिला? Yes, sir. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अब सिंपली आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम उन्हें बोलते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, और डायमैग्नेटिक उन्हें बोलते हैं जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, इनकी डेफिनेशन हम लिखेंगे लेटर ऑन, बट याद रखिएगा पैरामैग्नेटिक मींस समथिंग व्हिच इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। दैट इज के आगे लिखो, मैं आपको रीजन भी बताता हूं, लेकिन पहले दैट इज के आगे लिखो। दैट इज all these elements are more or less attracted by the magnet,
All these elements are more or less attracted by the magnet. All these elements are more or less attracted by the magnet. लिखा? Yes, देखो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं छोटी सी, आप सब लोग सब बताइएगा इसका आंसर। सब लोगों से अगर मैं ये पूछता हूं कि कोई ऐसा एलिमेंट बताओ, कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो कौन सा बताओगे? Iron. आयरन, ऑब्वियसली दैट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आयरन एक ऐसा मेटल है जो आप लोगों ने बचपन से देखा है, ठीक है? आप लोगों ने ना सिर्फ उसको सुना है उसके बारे में कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, बल्कि खुद अट्रैक्ट कर देखा भी, ठीक है? एवरीबडी नोज कि मैग्नेट से आयरन अट्रैक्ट होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ आयरन ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है? क्या और कोई मेटल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता होगा? तो अगर आप लोगों को किसी को नहीं मालूम कि सिर्फ आयरन के अलावा भी कोई मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है या नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यट्रियम, जिरकोनियम, ये सारे एलिमेंट मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, एक्सेप्ट दीज लास्ट फोर। जिंक, कैडमियम, मर्करी और कॉपरनिशियम के अलावा बाकी के 36 डी ब्लॉक एलिमेंट ऑल आर मोर और लेस अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। कुछ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ थोड़ा वीकली अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये सब मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? और सिर्फ यही नहीं, पी ब्लॉक के भी बहुत सारे एलिमेंट मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, एस ब्लॉक में भी जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, और इवन द एफ ब्लॉक एलिमेंट दे आर आल्सो समटाइम्स अट्रैक्टेड द मैग्नेट। तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैग्नेट से बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन आयरन क्योंकि कॉमनली अवेलेबल मेटल है, तो इसलिए आयरन के बारे में आपको मालूम है। आपके हाथ में कभी स्कैंडियम आया नहीं होगा, प्रोबेबली कभी टाइटेनियम, वेनेडियम आया नहीं होगा आपके हाथ में, इसलिए आपको उसके बारे में पता नहीं, लेकिन ये सब मैग्नेट से अट्रैक्ट है, ठीक है? अब देखो, आपको मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैग्नेट से अट्रैक्ट क्यों होती है कोई चीज। हाउ कैन वी डिसाइड कि वेदर समथिंग वुड बी अट्रैक्टेड विद द मैग्नेट और नॉट, ठीक है? देखो ध्यान से सुनना, आप लोग बताइए, आप लोगों ने मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये नाम सुना है? मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सुना है? Yes, sir. देखिए, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट बोल रहा हूं, आप बताना आपने वो सुना है कि नहीं सुना। मैक्सवेल ने हमें बताया था कि व्हेनेवर अ चार्ज्ड पार्टिकल is in a state of acceleration around another charged particle, whenever a charged particle is in a state of motion, then it continuously generate electric and magnetic field। बताइए, पढ़ा है कभी आपने? Yes, sir. जब भी एक चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये मैक्सवेल ने बताया था। आप देखो, वी नो कि इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अ चार्ज पार्टिकल अराउंड द न्यूक्लियस। सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और वो घूमता रहता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अ चार्ज पार्टिकल, तो एवरी इलेक्ट्रॉन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हर इलेक्ट्रॉन अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, क्योंकि वो मोशन में है और उस पर चार्ज भी है। अगर वो मोशन में नहीं होता या उस पर चार्ज नहीं होता तो उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होती। बट बिकॉज दिस इज अ चार्ज पार्टिकल इन अ स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन, सो दैट्स व्हाई हर इलेक्ट्रॉन अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, so that's why each electron behaves like a tiny bar magnet. Every electron behaves like a tiny bar magnet. ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को एक छोटी सी मैग्नेट मान सकते हो, क्योंकि हर ऐसी चीज मैग्नेट होती है which has a magnetic field around it, ठीक है? So इलेक्ट्रॉन के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो we consider that electron is a tiny bar magnet. अब आप देखिए ध्यान से, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं अपोजिट स्पिन के। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होती हैं, और अपोजिट स्पिन होने की वजह से, ध्यान से सुनना मेरी बात, अपोजिट स्पिन होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड से कैंसल आउट हो जाती है, क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है। ऐसे सब्सटेंस में कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचती जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं।
लेकिन अगर इमेजिन करो एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके साथ में कोई पेयर नहीं, तो फिर उसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड बची रह जाएगी ना, वो कैंसिल नहीं होगी। मानते हो? यस सर। यस सर। यस सर। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अपसाइड स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन डाउनसाइड स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ अनपेयर्ड होंगे, उनके साथ पेयरिंग करने वाला कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बचती है। तो ये याद रखिएगा, वो सारे सब एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के वो सारे एलिमेंट जिनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, विच हैव इवन अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो सब मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेट से हर वो चीज अट्रैक्ट होगी विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देम। ठीक है, अब आप बताइए, स्कैंडियम D1 होता है, फिर ये D2 होता है, फिर ये D3 होता है, फिर D5, D6, D7, D8, D10। ठीक है, आप बताओ स्कैंडियम से लेके कॉपर तक, यानी कि ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 11 तक, क्या हर एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो। यस नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो? एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। जब तक आप लास्ट वाली सीरीज पे पहुंचोगे, बिल्कुल जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर नीचे पहुंचोगे, तो लास्ट में जाते जाते 3D1, 3D2, 3D3 से यहां तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पे 3D10 हो जाएगा। तो इसकी शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, 4s2 3D10। ठीक है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो लास्ट एलिमेंट हर सीरीज का कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए उसमें कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचती और वो पैरामैग्नेटिक नहीं होता। लेकिन जिंक से पहले वाले सारे एलिमेंट, ग्रुप 11 तक के सारे एलिमेंट, ये सब पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इन सब के पास एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। ठीक है, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, वो उतना स्ट्रांगली मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, और जिसके पास कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम पैरामैग्नेटिक होगा, कम अट्रैक्ट होगा। लेकिन मोर और लेस हर एलिमेंट मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा डी ब्लॉक का, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D1 से लेके D9 तक सब में अनपेयर्ड है, सिर्फ D10 पेयर्ड है। सो दैट्स व्हाई जब में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, वो डायमैग्नेटिक नहीं, वो पैरामैग्नेटिक नहीं होते, बाकी सारे एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो बताइए, आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई या कोई डाउट है इस तरह? सर इसमें मेरे को डाउट था कि सर पैरामैग्नेटिक का तो मतलब होता है जो वीकली अट्रैक्ट होता है, तो सर इसका मतलब सारे मेटल्स। सुनो पहले मेरी बात, पैरामैग्नेटिक का मतलब हमेशा वीकली अट्रैक्ट नहीं होता। जो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होते हैं ना, जो हाईली पैरामैग्नेटिक होते हैं, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें फेरोमैग्नेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता है। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होगा या स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो वीकली अट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो और ज्यादा अट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास डी सबशेल में 5 अनपेयर्ड है, D5 5 अनपेयर्ड है, तो क्या होगा, इन सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये सब सेम स्पिन पे, सेम डायरेक्शन में, तो कैंसिल नहीं करेंगे, सबकी नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड इतनी हाई हो जाएगी कि ऐसा सब्सटेंस मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे पैरामैग्नेटिक वीकली ही अट्रैक्ट होते हैं, कुछ होते हैं लेस पैरामैग्नेटिक, कुछ होते हैं मोर पैरामैग्नेटिक। मोर पैरामैग्नेटिक मतलब मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जो हाईली पैरामैग्नेटिक होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है रोहित? यस सर। अभी भी कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। दिव्यांश, आप कुछ पूछ रहे हो? नो सर। एनीबडी एल्स? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? यस सर। बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बोलो, एनीबडी कुछ पूछना है किसी को? चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। देखो, ऑल्दो मैं आपको बता दूं, एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको इस चैप्टर में यू आर जस्ट सपोज टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, उन कैरेक्टरिस्टिक के रीजन नहीं पढ़ने। आपको ये तो याद रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि वो पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं। इनके जो रीजंस है ना, वो आपको मैंने बताया होगा कि हर ब्लॉक पे एक इंडिविजुअल चैप्टर आएगा। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक पे पूरा एक चैप्टर आएगा आपको, बाद में पी ब्लॉक पे पूरा एक चैप्टर आएगा, डी ब्लॉक पे भी पूरा एक चैप्टर आएगा। तो जब आप एक एक ब्लॉक को पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आपको उनकी डिटेल्स भी पढ़ाई जाएंगी।
अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट पैरामैग्नेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं था, मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही बता दिया आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो रीजंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है कि दे आर पैरामैग्नेटिक, जस्ट रिमेंबर दैट दे आर पैरामैग्नेटिक, दैट इज दे आर मोर और लेस अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो बोलते जाया करो, जवाब दिया करो। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, देखते हैं वो वाली कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आती है कि नहीं आती। Most of the D block elements forms colored compounds. Most of the D block elements forms colored compounds. Colored compounds की जगह colored salts भी लिख सकते हैं। डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादातर कलर्ड होते हैं, कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई पिंक होता है, कोई येलो होता है, कोई ब्लू होता है, व्हाइट या ब्लैक नहीं। देखो व्हाइट और ब्लैक को हम कलर नहीं मानते, व्हाइट का मतलब होता है कलरलेस एंड ब्लैक इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट को हम कलर नहीं मानते, ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा जो होते हैं वो कलर है। ठीक है, तो डी ब्लॉक की ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो कलर्ड होते हैं। जैसे आपने कॉपर के सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा होगा कि कॉपर के सॉल्ट्स ब्लू कलर के होते हैं, सुना है कभी आपने कॉपर के सॉल्ट्स ब्लू कलर के होते हैं? यस सर। जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2 आपने जरूर पढ़ा होगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू कलर का होता है। ऐसे ही क्रोमियम के जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो पिंक कलर के होते हैं। आयरन के सॉल्ट्स ग्रीन भी होते हैं, येलो भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो फेरस है कि फेरिक। जिन कंपाउंड में Fe2+ होगा वो येलो होंगे और वो ग्रीन होंगे, और जिनमें Fe3+ होगा वो थोड़े से येलोइश होंगे। ठीक है, तो ये सभी कंपाउंड्स कोई ना कोई, ये सभी एलिमेंट कोई ना कोई कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि देयर सॉल्ट्स आर ऑलवेज कलर्ड, वो हमेशा कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। अनलाइक द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक का एक भी कंपाउंड आपको कलर्ड नहीं मिलेगा, एस ब्लॉक के कंपाउंड्स कलर्ड नहीं होते, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा कलरलेस कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे सोडियम का कोई सॉल्ट इमेजिन करो, NaCl ही ले लो, घर में हम जो नमक यूज करते हैं NaCl टेबल सॉल्ट, वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो व्हाइट इज कलरलेस। तो आप देखेंगे एल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स कलरलेस होती हैं। पी ब्लॉक में भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स या गैसेस होती हैं, लेकिन डी ब्लॉक में एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि देयर सॉल्ट्स एग्जिबिट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक कलर। तो ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में याद रखिएगा। क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स can act as very good catalyst. डी ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट्स ना बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं, दे कैन एक्ट एज वेरी गुड कैटलिस्ट। अब यहां पे सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कैटलिस्ट का मतलब मालूम है सब लोगों को या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा बताना किसको मालूम है, मुझसे पूछूंगा, हैंड रेज करो, किसको मालूम है? श्रीजन बताइए। सर which speed up the reaction? Which speed up the reaction? आशना बताइए। So it speeds up the reaction and does not get consumed in the reaction. ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा बेटर, या सबकी यही डेफिनेशन है? सर वो एक रोहित, आप एंजाइम कुछ होता है बस। नहीं, कैटलिस्ट आर नॉट ऑलवेज एंजाइम्स, एंजाइम्स आर ऑलवेज कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को बोलते हैं, जो लिविंग सिस्टम्स में, हमारी बॉडी में, प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में जो कैटलिस्ट एक्ट करते हैं ना, उन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं। लेकिन जो आप लैब में किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हो वो एंजाइम नहीं होती है सोना। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कैटलिस्ट आर एंजाइम्स, इनफैक्ट यू कैन से कि एवरी एंजाइम इज अ कैटलिस्ट।
सही है? ओके सर, यस सर। तो मुझे देखो, मैं आपके सामने ना एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ, उस डेफिनेशन में मैं आपको पहले ही बता दूं कुछ गलतियां हैं, आप बताना कि उसमें क्या गलती है। कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस which increase the rate of reaction without itself taking part in the reaction. अगर मैं इतना बोलता हूं कि catalyst is a chemical substance which increase the rate of reaction without itself taking part in the reaction. तो क्या आपको ये डेफिनेशन सही लग रही है? नो सर। नो सर। अनुभव, क्या गलती लग रही है इसमें? सर विदाउट टेकिंग पार्ट नहीं आएगा, इसकी जगह विदाउट कंज्यूमिंग आ सकता है। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो चलो मैं एक बार चेंज करके दोबारा से डेफिनेशन बोलता हूं, अब बताना सही लग रही है कि नहीं। Catalyst is a chemical substance which increase the rate of reaction without itself getting consumed during the reaction, या without itself undergoing any chemical change at the end of the reaction. Catalyst is a chemical substance which increase the rate of reaction without itself getting consumed or without itself undergoing any chemical change at the end of the reaction. क्या आप सही है? यस सर। सर इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी हो सकता है। एग्जैक्टली देखिए, चिराग ने बिल्कुल सही बताया। कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के रेट को इंक्रीज ही नहीं करता, कैटलिस्ट कैन इवन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट दोनों काम कर सकते हैं, वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई एक बार डेफिनेशन फिर बोलता हूं, a catalyst is a chemical substance which alters the rate of reaction, which alters the rate of reaction without itself getting consumed during the reaction. This is a perfect definition, इसमें कोई गलती नहीं है। Catalyst is a chemical substance which alters the rate of reaction without itself getting consumed during the reaction. वो alter करते हैं, increase भी कर सकते हैं, decrease भी कर सकते हैं, ये बात याद रखो। क्लियर है? कैटलिस्ट का मतलब समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बोलो। मैंने आपको ये कैरेक्टरिस्टिक लिखाई कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये नेचर होती है कि उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो अलग अलग रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जांपल्स मुझे बताने होंगे। कैन एनीबॉडी टेल मी सम रिएक्शन जिसमें हमने कोई कैटलिस्ट यूज करा हो? वो रिएक्शन भी बताइए और उस रिएक्शन में यूज होने वाला कैटलिस्ट भी बताइए। हैंड रेस करिए, कोई बता सकता है? कोई रिएक्शन और उस रिएक्शन में यूज होने वाला कैटलिस्ट। बोलो। नहीं? अच्छा, आप वो लोग हैंड रेस करो जो आईसीएससी बोर्ड के पढ़े हुए। जस्ट रेज योर हैंड। आईसीएससी बोर्ड का है कोई यहां पे? अकेला, खुशी, कृतिका। Then you all are expected to tell me something at least. ICSE बोर्ड में क्या अखिला आपने हेबर्स प्रोसेस पढ़ा है कभी? सर लेकिन मुझे रिएक्शन याद नहीं है, ये पता है कि कोई बात नहीं, रिएक्शन याद जी। हाँ ठीक है, हेबर्स प्रोसेस में रिएक्शन मैं पूछ भी नहीं रहा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि रिएक्शन का नाम बता दो और उस रिएक्शन में यूज होने वाला कैटलिस्ट बता दो। कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा है क्या आप लोगों ने? आईसीएसई बोर्ड वालों ने कॉन्टैक्ट प्रोसेस सुना है नाम? सर वो कट था सिलेबस से। ओस्टवाल्ड प्रोसेस? वो भी कट था। एक चीज तो सबने सुनी होगी, सीबीएसई वालों ने भी और आईसीएसई वालों ने भी, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू वनस्पति घी। नो सर। नो सर। नो किसने बोला? नो किसने बोला? सर मैंने। आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कौन से बोर्ड से हो? सर सीबीएसई। सर सीबीएसई ने तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू सैचुरेटेड फैट्स, ये आपने नहीं पढ़ा? सर रेंसिडिटी? नो सर। ऐसा नहीं हो सकता। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू सैचुरेटेड फैट्स में निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ना पढ़ा हो। ये सीबीएसई में भी पढ़ाया जाता है और आईसीएसई में भी। बाकी सब लोग भी बताइए, सीबीएसई वाले नहीं पढ़ा क्या? सर नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा सर चैप्टर 4 का पार्ट है क्या ये 10th का? कार्बन एंड कंपाउंड। क्या आपने ऐसा कोई रिएक्शन पढ़ा है कि एल्कीन पे अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल तो एक एचएस पे आ जाएगा, एक एचएस पे आ जाएगा और ये इथेन बन जाएगा? अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड। नो सर नहीं पढ़ा।
आपने हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर कुछ नहीं पढ़ा आपने 10th में? तो वो सर पूरा पढ़ा तो उसमें एल्केन, सर वो फंक्शनल ग्रुप alkyne से बस कट ये गया बता था दें। हमारा। अच्छा, कट हो गया था आपके सिलेबस में? सर पूरा फंक्शनल ग्रुप ही कट हो गया था। अच्छा, चलिए एनीवेज सिलेबस में तो था, हो सकता है कि कोरोना की वजह से आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसकी वजह से सिलेबस में से हटा दिया गया हो वो क्वेश्चन, बट सीबीएसई में पढ़ाया जरूर जाता है। तो अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज दैट कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं मालूम, कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा उन्होंने कैटलिस्ट वाला। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट मतलब घी, घी को हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल्स को जब हम सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट करते हैं तो निकल यूज करा जाता है एज अ कैटलिस्ट, एंड यू ऑल नो कि निकल इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह से एक प्रोसेस होता है हेबर्स प्रोसेस, व्हिच इज द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है हेबर्स प्रोसेस में। उसमें फाइनली डिवाइडेड आयरन एंड मोलिब्डेनम यूज होते हैं। आयरन और मोलिब्डेनम, ये रहा आयरन और ये रहा मोलिब्डेनम, आयरन और मोलिब्डेनम दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से एक प्रोसेस होता है कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें वेनेडियम का एक कंपाउंड यूज होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो देखो आपको ये एग्जांपल्स भी याद नहीं रखने, यू आर नॉट सपोज्ड टू लर्न दीज एग्जांपल्स। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप कभी भी कोई रिएक्शन पढ़ोगे ना जिसमें कोई कैटलिस्ट यूज होगा, तो 99% ऑफ टाइम्स आप देखोगे वो कैटलिस्ट कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक के एलिमेंट कभी कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करते। एस ब्लॉक में एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता हो। और पी ब्लॉक में बस एक एलिमेंट है जो कैटलिस्ट एक्ट करता है, ओनली वन सिंगल एलिमेंट व्हिच कैन एक्ट एज कैटलिस्ट, एंड दैट इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आता है यहाँ पे पी ब्लॉक में, तो वो एल्युमिनियम जरूर कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, लेकिन अदरवाइज पी ब्लॉक के भी एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करते। लेकिन डी ब्लॉक के तो सभी एलिमेंट अलग अलग रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। They are used in various organic reactions or inorganic reaction to either speed up or to slow down the rate of reaction. तो ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक और लिखिए डी ब्लॉक की। The D block elements are known to form large number of alloys. The D block elements are known to form large number of alloys. D block element बहुत सारे alloys बनाने में भी यूज करे जाते हैं। ये भी D block की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। आई होप alloys का मतलब सब लोगों को मालूम होगा। Amesh, can you tell me what is the meaning of alloys? Amesh Mathur. Yes, Amesh. कोई और बता सकता है alloys का मीनिंग? Yes, Chirag. So it is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. Exactly. Alloys are the homogeneous mixture of two or more metals generally. ठीक है, इसमें metals ही होते हैं मेनली, नॉन मेटल तो हम एज अ फिलर ऐड कर देते हैं, लेकिन मेनली alloys are the homogeneous mixture of two or more metals. जैसे इसका एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील, वन ऑफ द एग्जांपल इज स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील कैसे बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है आयरन के अंदर, दिस इज आयरन के अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज ऐड करे जाते हैं। ठीक है, तो आयरन के क्रिस्टल में जब हम क्रोमियम और मैंगनीज ऐड कर देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाती है। अब आपको पता है आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज ये तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट है। और भी बहुत सारे अलॉयज अगर आप देखोगे ना, तो अलॉयज में आप देखोगे कि मैक्सिमम जो अलॉयज बनते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से ही बनते हैं। तो डी ब्लॉक की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि दे आर नोन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ अलॉयज। तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बताइए आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई, तो अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे मूव करेंगे। क्लियर है सारी कैरेक्टरिस्टिक्स? यस सर। Yes, sir. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले मैं आपके सामने
आउफबाउस प्रिंसिपल का एक स्पाइरल डायग्राम बनाया। आपको याद होगा आउफबाउस प्रिंसिपल का जो एक स्पाइरल डायग्राम हमने बनाया था, वो डायग्राम बना रहा हूं। उस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको एक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दूंगा, वो लिखकर दिखाइएगा। 1s 2s 3s 4s 5s 6s and 7s and 2p 3p 4p 5p 6p and 7p, then 3d 4d 5d 6d and then 4f 5f। इन्हें हमने पैरेलल लाइन से कट करा था। मैंने पहले भी एक जो मैं एलिमेंट दे रहा हूं, मैंने पहले भी उस एलिमेंट की आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दी होगी कभी ना कभी। आज फिर आप सब लोगों को लिखने के लिए दे रहा हूं। ND60। ND का नाम बता सकते हैं कोई? पहले भी दी थी एक बार मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन। नियोडाइमियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 60 होता है। सब लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लें तो मुझे बता दीजिएगा। सर डन। ओके, सब लोगों ने लिख ली कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। नियोडाइमियम 60 इशिता, आप बताइए, लास्ट के दो बता दीजिए। इशिता। सर 6s2 and 4f4। 6s2 4f4। बाकी सबका भी यही आया? किसी का गलत तो नहीं हुआ? नो सर। तो अब ये बताइए कि which is the valence shell in this configuration? इस कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल को आपको कौन सी दिख रही है? सर 6। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 के f में नहीं जा रहा। लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 के f में नहीं जा रहा, 5 के f में भी नहीं जा रहा, 4 के f में जा रहा है। यानी कि वैलेंस में नहीं जा रहा, पेनल्टीमेट में भी नहीं जा रहा, एंटी पेनल्टीमेट में जा रहा। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एंटी पेनल्टीमेट इज द थर्ड लास्ट शेल। इफ n इज द वैलेंस शेल तो n-2 के f में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जा रहा है, लेकिन वो f वैलेंस शेल का f नहीं है, वो वैलेंस से पहले वाले का भी नहीं है, वो उससे भी पहले वाले का, थर्ड लास्ट का। तो all those elements in which the last electron enters the f subshell of the anti-penultimate shell are called f block elements. सब लोग पहले डेफिनेशन लिखिए। all those elements in which the last electron enters, the f subshell of the anti-penultimate shell, f subshell of the anti-penultimate shell
are called the F block elements. Anti-penultimate shell are called the F block elements. बताइए सब लोगों को डेफिनेशन क्लियर है या कोई डाउट? क्लियर है. क्लियर, ठीक है. फर्दर नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में, द F block contain 28 elements which have been divided into two series, of 14 elements each. Divided into two series of 14 elements each. Two series of 14 elements each. That is के आगे नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा पॉइंट वाइज. पहली लिखिए 4F सीरीज ब्रैकेट में लिख लेना लैंथेनॉइड्स और दूसरी लिखे 5F सीरीज ब्रैकेट में लिखे एक्टेनॉइड्स. लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स. देखो ध्यान से सुनिए, आपको पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग, उसमें हमने सिर्फ 4 में F पढ़ा है और 5 में F पढ़ा है. आपको पता है 6 में F नहीं होता, अभी 7 में भी F नहीं होता, बस 4 में F होता है और 5 में F होता है. और एक F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो 4F1, 4F2, 4F3 से लेके 4F14 तक 14 एलिमेंट तो इसमें आएंगे 4F सीरीज में, और 14 एलिमेंट 5F सीरीज में आएंगे. तो टोटल 28 F ब्लॉक एलिमेंट आज की डेट में पीरियोडिक टेबल में है. और उन 28 F ब्लॉक एलिमेंट को हमने 14 की दो हॉरिजॉन्टल सीरीज में एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा. ये जो मैंने आपके सामने ऊपर वाली सीरीज बना रखी है 4F सीरीज, इसके नीचे 5F सीरीज होती. अब मैं आपको दो बातें समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, सुनिएगा मेरी बात. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक तो ये बताऊंगा कि इन एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स क्यों कहते हैं, व्हाई दे आर नेम्ड एज लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. एंड सबसे इंपॉर्टेंटली हम ये भी समझेंगे कि व्हाई दीज एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड सेपरेटली आउट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ये सारे एलिमेंट जो हैं ये पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी से बाहर क्यों रख रखे हैं, मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर ही क्यों नहीं रख रखे. जैसे हमने एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक तो एक साथ कंबाइन करके रखे हैं, तो एफ ब्लॉक को हमने बाहर क्यों निकाल रखा है, एफ ब्लॉक को भी अंदर ही क्यों नहीं रख दिया. तो हम उसका भी रीजन समझेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, श्योर सर. ओके, आज आप इतना गुड इवनिंग सर. Thank you, sir. Good evening.